So hello guys, welcome back again in this video. So लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 के पहले के जो भी कॉन्सेप्ट थे, तो थ्योरम 9.3, 9.4 एंड 9.5 एंड 9.6 आई थिंक हमने 4 थ्योरम्स को पढ़ा था. ओके, सो इफ़ यू सी आई विल जस्ट शो यू. इट्स taking time to download it. Okay, no problem. Just so up to theorem 9.5, then theorem 9.6. Yes, so up to theorem 9.6 we have studied and now based on those concepts we will solve this exercise 9.2. so इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो 5 क्वेश्चन में हम 1 by 1 सारे क्वेश्चन को लेते हैं. ओके, सो if you okay, so exercise 9.2. so if you talk about the first question, so okay, just a minute. Okay. So question number 1. So in question number 1 it is given that there are two circles of radii 5 cm and 3 cm, right? so इसमें दो सर्कल है. दो सर्कल में एक सर्कल की रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है. ओके, सो एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड दूसरे सर्कल का, ये इसका सेंटर था, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड दोनों सर्कल दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. सो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर. तो उनके सेंटर का बीच का जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज अ 4 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर. नाउ हमें जो कॉमन कॉर्ड है, तो ये जो कॉर्ड बन रहा है, दिस इज द कॉमन कॉर्ड है, राइट? इट इज फॉर दिस 3 सेंटीमीटर सर्कल एंड इट इज ऑल्सो फॉर द 5 सेंटीमीटर सर्कल. तो ये जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है, इसी की हमें लेंथ को निकालना है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. तो अब इसमें जो फिगर हमने ड्रॉ किया है, तो मैंने पहले प्रिलिमिनरी फिगर को ड्रॉ किया है. अब इसमें आप देखोगे कि जो इस सर्कल का रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है. तो अगर मान लो एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल इसको टच करता हुआ, जैसे इट इज़ टचिंग लाइक दिस, तो 5 सेंटीमीटर ये और 3 सेंटीमीटर ये दोनों का सेंटर, राइट? तो 5 और 3, तो 8 सेंटीमीटर उनके सेंटर की डिस्टेंस होती अगर वो दोनों सर्कल एक दूसरे से टच होते हैं. ओके, सो इसमें क्या बोल रहा है कि उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सर्कल का सेंटर होगा, ये जैसे अभी अगर ये देखोगे तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक का कितना होगा? ये भी एक रेडियस होगा, राइट? तो ये 5 सेंटीमीटर. और अगर इनके सेंटर्स की ही डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो सर्कल का सेंटर होगा वो सम हॉट इस सर्कल के अंदर ही कहीं लाई करनी चाहिए, इस सेंटेंस. तो इसका जो एक्चुअल फिगर होगा, अगर हम एक्चुअल फिगर की बात करें, जस्ट आई विल चेंज द कलर. ओके, अगर एक्चुअल फिगर की बात करें तो उसमें ऐसा होगा कि एक सर्कल ये बनेगा, राइट? अब एक सर्कल ये बन गया 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस हो गया. ओके, अब दूसरे सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहीं यहाँ पे लाई करना चाहिए, राइट? क्योंकि ये अगर 5 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करें, 1 2 3 4 एंड 5, राइट? तो ये 1 यूनिट जो है, मतलब 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर आप अगर मानोगे, तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ. तो अब दोनों सर्कल के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर, तो मतलब दूसरे सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहीं लाई होना चाहिए. तो उसका सर्कल का अगर सेंटर यहाँ पे लाई करेगा, तो अब आप जो फिगर ड्रॉ करोगे आप, तो उसमें ऐसा हो जाएगा, अगर सेंटर यहाँ से है तो दूसरे सर्कल का मतलब ये ऐसे कहीं पे आएगा, राइट? लाइक दिस. सो इस तरीके से दूसरे सर्कल का ये सेंटर बनेगा. अब सेंटर वो होगा, तो इसका सेंटर और इसके सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर होगी? तो अब ये दोनों सर्कल की जो डिस्टेंस होगी, पहले तो इसको हम एक
कॉमन कॉर्ड इसका जो बन रहा है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन यहाँ से नहीं पास हो रही, बट ये एक्चुअल में मतलब ये फिगर भी थोड़ा गलत ही हो गया। आई विल इरेज इट एंड आई विल ड्रॉ इट अगेन। ओके, प्रेस now this for 5 centimeter. Okay, then another circle will come like this one. Okay, अब अभी भी ये गड़बड़ी हो गया है। I will draw it again. Okay, so it will be somewhat like this. Okay, so इसमें अभी भी यार ये टेढ़ा बन गया। सो मैंने अभी जो ड्रॉ किया है ये भी एक बड़ा सा फिगर बन गया है। आई विल जस्ट इरेज इट। सर्कल बन टाइम ड्रॉ करने में ही बहुत सारा टाइम लग जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ दिस सर्कल। यस, नाउ आई थिंक इट इज़ फाइन। सो अभी ये जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है ये बन रहा है। ओके, सो कॉमन कॉर्ड ये हो गया और ये सर्कल समवॉट उससे छोटा बनना चाहिए, तो ये सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो इसमें इसको हटा देते हैं नाउ। अरे यार, ओके, सो मैंने अभी ड्रॉ किया है तो ये सर्कल हो गया। इसका इस वाले जो सर्कल है, इस वाले सर्कल का जो सेंटर है ये बन गया, और बड़े वाले जो 5 सेंटीमीटर सर्कल है उसका सेंटर ये हो गया। तो इन दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर होगी, और ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये भी बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, राइट। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना। और दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर का यहाँ से जो डिस्टेंस है ये तो 3 सेंटीमीटर है ये, राइट। ये दूसरे सर्कल का सेंटर है 3 सेंटीमीटर सर्कल वाले सेंटर का। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि हमें यहाँ से जो ये डेटा दिया गया है कि दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये वाला जो सेंटर है वो दूसरे सर्कल के सेंटर में जा कर के कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा, तभी वो सर्कल ड्रॉ हो पाएगा, तभी वो पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए मैंने उसका जो सेंटर था उसको यहाँ पे लाके एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया इन कंपेयर टू द बड़ा सर्कल। तो इस तरीके से फिगर बनेगा। तो अभी जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है, राइट, तो कॉमन कॉर्ड हमारा इस तरीके से ये जो बना है कॉमन कॉर्ड, यार सर्कल की जगह पे तो कुछ और ही बन रहा है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट अंडरस्टैंड इट। तो इसमें जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है ये बन रहा है। तो अगर ये वाला, तो जैसा कि यहाँ पे ड्रॉ किया था, हमें ये कॉमन कॉर्ड जो बन रहा है इसको अगर ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो हमें जो ए बी है इसी की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो आप देखोगे तो ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर ए बी की डिस्टेंस आप देखोगे तो 3 सेंटीमीटर। ये अगर मान लो इसका सेंटर ओ है और इसका बड़े वाले का सेंटर ओ डैश है, तो ए बी जो होगा वो कितना होगा, ए ओ प्लस ओ बी, राइट। ओ बी होगा तो ए ओ क्या है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और ओ बी क्या है, वो भी छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, राइट। दिस इज़ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और ये जो होगा ये बड़े सर्कल की रेडियस होगी। तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर टोटल 6 सेंटीमीटर जो आएगा वो कॉमन कॉर्ड की डिस्टेंस होगी। तो एक्चुअली इसमें जो मतलब मेन कैच पॉइंट है ये है कि अच्छे से अगर फिगर हम ड्रॉ करेंगे तभी ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएगा। तो जो एक कैच था कि 4 सेंटीमीटर दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो हमने समझ लिया, बट फिगर ड्रॉ करने में ये पेन से थोड़ा फिगर अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पाते हैं। आई विल जस्ट ट्राई वन मोर टाइम, है ना। तो एक ये सर्कल हो गया, फिर ऐसा ट्राई कर लेते हैं पहले, चलो कॉमन कॉर्ड जो है उसको कॉमन कॉर्ड को ही बना लेते हैं। तो कॉमन कॉर्ड ये हो गया, फिर छोटा सर्कल लाइक दिस टाइम आई थिंक इट इज़ परफेक्ट। ओके, सो कॉमन कॉर्ड बनाने के बाद यहाँ पे इसका सेंटर ये हो गया और दूसरे वाले का सेंटर यहाँ पे आया, और ये सेंटर के बीच के डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से पहले वाले रेडियस को ये पॉइंट मिलाया तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है ये, राइट। तो ये 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली इधर भी ये 5 सेंटीमीटर, और इधर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर मतलब जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है वो जो छोटे सर्कल है उसका डायामीटर ही होगा। ओके, एक्चुअली है ना, चूँकि वही हो रहा है ना कि जो अब देखो ये सेंटर था छोटे सर्कल का, राइट। इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, तो ये जो छोटा सर्कल है उसका डायामीटर ही कॉमन कॉर्ड बन रहा है, क्योंकि
इसके सेंटर से जो एक जो लाइन पास हो रही है, मतलब ये पूरा छोटे वाले सर्कल का डायमीटर ही होगा, ओके, है ना। क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो सेंटर से लाइन पास होती है ना, और दो एंड को मिलाती हुई लाइन, मतलब सेंटर से पास होने वाली और सर्कल पे दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वही डायमीटर होती है। तो ये लाइन जो होती है ये सेंटर से पास हो रही है और सर्कल पे दो पॉइंट को कौन टच कर रही है ना। ये अगर मान लो ये कोई सर्कल है और दो पॉइंट लिया, तो जो लाइन सेंटर से पास होती हुई और सर्कल पे दो पॉइंट को मिलाती है उसी को सर्कल का डायमीटर बोलते हैं, और यही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ऑफ दी सर्कल। तो उस हिसाब से हमने ये कॉन्सेप्ट को समझा इसमें ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 हुआ। इसमें बेसिकली जो कैच था वो मैंने बता दिया कि दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस से ही वो ड्रॉ होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन ए सर्कल। तो एक सर्कल है इसमें ना, इसमें एक सर्कल है, राइट। इस सर्कल के अंदर टू इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये कॉर्ड जो है वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये दो कॉर्ड हो गए और दोनों कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक कॉर्ड को हमने इसको लेट अस अज्यूम दिस एज ए बी एंड दिस एज अ पी क्यू, राइट। तो एक कॉर्ड ए बी हो गया और एक पी क्यू हो गया। तो गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ये हो गया। ओके दोनों कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू द कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। तो मान लो ये दोनों एक दूसरे को, दोनों कॉर्ड ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए ओ विल बी इक्वल टू पी ओ, और राइट ए ओ इक्वल टू पी ओ, और क्या कहते हैं, और ओ बी विल बी इक्वल टू ओ क्यू। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है। ओके, सो अब यहाँ पे हम सर्कल का एक सेंटर ले लेते हैं, सर्कल का एक सेंटर यहाँ पे सी ले लेते हैं, और इस सर्कल के सेंटर से दोनों कॉर्ड की जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर जो होता है वही होती है। किसी भी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो पॉइंट से लाइन पे जो परपेंडिकुलर होता है वही होती है, राइट। तो किस परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू ए लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये हमने लास्ट वीडियो में एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो उस कॉन्सेप्ट में समझा था। तो सेंटर सी से जो है इसकी जो पहले वाले कॉर्ड की जो डिस्टेंस है वो सी एन मान लेते हैं, तो ये एन पॉइंट हो गया, और यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है एम हो जाएगी। तो अब डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर ये, राइट। सी पॉइंट से ए बी पे जो परपेंडिकुलर होगी वही सी का ए बी से डिस्टेंस होगी, और ए पी क्यू का जो सी से जो परपेंडिकुलर होगा वो सी का पी क्यू से डिस्टेंस होगा। ये वाला हमने पढ़ा था, तो ये परपेंडिकुलर ही बेसिकली होगा। ओके, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने थ्योरम 9 पॉइंट बाई थ्योरम, है ना, चलो अभी वो थ्योरम बाद में, पहले इसको एक और पॉइंट यहाँ पे इसको मिला लेते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब थ्योरम 9.5 में हमने क्या पढ़ा था, थ्योरम 9.5 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी सर्कल के अंदर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, राइट। इक्वल कॉर्ड विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो यहाँ से ये होता है कि सी एन विल बी इक्वल टू सी एम, राइट। तो सी एन सी एम के बराबर होगा। ये हमने उस थ्योरम में पढ़ा था। थ्योरम मतलब कि इक्वल कॉर्ड जो होते हैं सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। तो अब हम यहाँ पे हम दो ट्रायंगल को लेते हैं, राइट। अब इसमें हमारा क्या लॉजिक है कि हमें अगर ए ओ और पी ओ को बराबर प्रूव करना है, तो हम अगर हमें ये पता है कि जो किसी भी सेंटर से जो कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। कैसे, क्योंकि उसमें भी एक थ्योरम होती है,
तो उस थ्योरम क्या होती है, उस थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि चूँकि अभी हमने क्या बताया कि सी एम एंड सी एन, सिंस सी एन, ये सी एन एंड सी एम आर, ये परपेंडिकुलर मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे सिंबल नहीं बनाना, आपको परपेंडिकुलर पूरा वर्ड ही लिखना है, राइट। तो सी एम एंड सी आर परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी एंड पी क्यू, राइट, रिस्पेक्टिवली। तो अब सी एम और सी एन परपेंडिकुलर है, तो हमने ये भी पढ़ा था थ्योरम 9.3 में कि किसी भी सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ए एन विल बी इक्वल टू एन बी एंड पी एम विल बी इक्वल टू एम क्यू, राइट। तो ये हम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते, राइट। अभी तो कोई और इक्वेशन ऊपर माना नहीं है, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते, राइट। तो ये हो गया। तो अब हम जो है यहाँ पे लिखते हैं, दो ट्रायंगल को लेते, तब हमें अब अगर देखो ये एक ए ओ पी ओ के बराबर हो, तो मतलब अगर ये चीज़ इसके बराबर, ये छोटा ट्रायंगल लिया, इसमें एन ओ और एम ओ को आपस में बराबर कर देंगे और बाद में इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे, तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, नाउ लेट अस टेक ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पे, एक ट्रायंगल बन रहा है एन सी ओ और एम सी ओ, राइट। तो एन सी ओ और एम सी ओ, तो एन सी ओ एंड ट्रायंगल एम, ये एंड का सिंबल है, ट्रायंगल एम सी ओ, राइट। जब दोनों ट्रायंगल लिया हमने, अब इन दोनों ट्रायंगल में हमने अभी ऊपर देखा कि सी एन इक्वल टू सी एम, राइट। सी एन जो है, सी एन विल बी इक्वल टू सी एम, क्यों, क्योंकि थ्योरम 9.5 में हमने पढ़ा था कि जो इक्वल कॉर्ड होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, तो सी एम सी एन के बराबर हो गया और ओ सी के बराबर होगा, ओ सी विल बी इक्वल टू ओ सी। ये क्या है, क्योंकि ये कॉमन है, राइट, ओ सी कॉमन है। देन जो एक एंगल है यहाँ पे, एंगल कौन सा बन रहा है, एक राइट एंगल किस पे बनेगा, राइट एंगल बनेगा सी एन ओ और सी एम ओ। तो सी एन ओ, तो एंगल सी एन ओ विल बी इक्वल टू एंगल सी एम ओ, राइट, सी एन ओ और सी एम ओ, है ना। क्योंकि ये जो सीक्वेंस लेते हैं, कोरस्पॉन्डेंस बहुत ही मैटर करता है जब हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होता है। तो अब हमने आर एच एस, है ना, चूँकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो इसलिए दोनों इक्वल होगा, ओके, राइट एंगल। तो इसमें ये राइट एंगल हो गया। सो हमने जो चैप्टर 7 में हमने कॉन्ग्रुएंस की क्राइटेरिया पढ़ी थी, तो उसमें आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया थी, राइट। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, तो इसमें क्या होता है कि दो अगर राइट ट्रायंगल हैं तो दोनों राइट ट्रायंगल में एक मतलब राइट एंगल और एक हाइपोटेनस और एक साइड, तो एक हाइपोटेनस जो है उसमें कौन सा बन रहा है, हाइपोटेनस बन रहा है ओ सी। तो हाइपोटेनस और एक साइड ये हो गए और राइट एंगल, ये दोनों राइट एंगल। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड अगर इक्वल होते हैं एक राइट ट्रायंगल का दूसरे राइट ट्रायंगल के, तो दोनों राइट ट्रायंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एन सी ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम सी ओ, राइट। तो अब सी पी सी टी रूल के हिसाब से, बाई सी पी सी टी रूल, तो वी कैन से दैट दिस, अब सी पी तो सी पी सी टी मतलब हो गया कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट एन ओ इज कोरस्पॉन्डिंग टू एम ओ, तो एन ओ विल बी इक्वल टू एन ओ, बाई सी पी सी टी रूल एन ओ विल बी इक्वल टू एम ओ, राइट। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ओके। तो ये इक्वेशन 2 हो गया।
अब इक्वेशन जो है 1 में हमारा दिया गया है कि an विल बी इक्वल टू एन बी, राइट। तो an जो है वो एन बी के बराबर है, तो an जो होगा एन बी के बराबर है और pm जो है वो एम क्यू के बराबर है। ओके, सो सिंस ए बी इज गिवन दैट पी क्यू, ए बी पी क्यू के बराबर है, तो हाफ ऑफ द ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द पी क्यू। तो ए बी का हाफ क्या होगा, ए बी का हाफ अगर आप फिगर में देखोगे तो ए बी का हाफ क्या होगा, ए बी ये है, ए बी का हाफ ए एन होगा और पी क्यू का हाफ क्या होगा, पी ओ होगा, राइट। नहीं, पी एम होगा, राइट, यहाँ तक हाँ ये पी एम होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वही कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ए बी का हाफ ए एन हुआ और पी क्यू का हाफ जो है पी एम हुआ, तो ए एन पी एन के बराबर होगा, ए एन जो है वो पी एम के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से ए एन हाफ, ए बी का हाफ क्या हो गया, ए एन हो गया और पी क्यू का हाफ क्या हो गया, पी एम हो गया। तो ए एन पी एम के बराबर है, तो ये इक्वेशन इसको 3 मान लिया। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो दोनों इक्वेशन को हम 2 और 3 को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो एन ओ प्लस ए एन विल बी इक्वल टू एम ओ प्लस पी एम। अब यहाँ पे आप देखोगे एम ओ प्लस पी एन क्या है, एम ओ प्लस पी एन, ऊपर आप देखोगे है ना, ये एम ओ प्लस पी एम, तो ये पी ओ के बराबर है, ए एन प्लस एन ओ जो है वो ए ओ के बराबर है, तो ये ए ओ और पी ओ के बराबर हो गया। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गया, ये हो गया ए ओ और ये हो गया पी ओ, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो गया। अब अगर दूसरा सेगमेंट अगर देखें तो इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि ए बी पी क्यू के बराबर है, तो ए बी अगर पी क्यू के बराबर है तो उसमें से अगर हम ये जो हमने ये प्रूव किया है इतना माइनस कर देंगे, उतना नहीं माइनस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये वाला नहीं, क्योंकि अब ए ओ इक्वल टू पी क्यू हो गया, तो अब जस्ट अ मिनट, तो ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4, राइट। तो ये प्रूव्ड हो गया एक इक्वेशन 4। तो सिंस ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये हमें पता है, हम ये तो गिवन ही है ना, तो इसमें से हम ए ओ और पी ओ जो आपस में बराबर है वो माइनस कर देते हैं, ए बी माइनस ए ओ, है ना, दो इक्वल चीज़ों में से सेम चीज़ को अगर माइनस कर दोगे तो वो दोनों चीज़ बराबर ही होगी। तो ए बी माइनस ए बी और पी क्यू माइनस ए ओ कर दिया, तो ए बी माइनस ए ओ तो है ही है, और पी क्यू माइनस ए ओ की जगह पे हम पी ओ पुट कर दिए, तो ए बी में से ए क्यू जाएगा तो आपका क्या बचेगा, ए बी और पी क्यू में से पी हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो पहले यहाँ पे देखते हैं। तो पी क्यू ये पूरा हुआ, पी क्यू में से पी ओ गया तो ओ पी बचा, और ए बी में से ए ओ गया तो ओ बी बचा, तो ओ बी विल बी इक्वल टू ओ क्यू, राइट। तो यहाँ से ओ बी ओ क्यू के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से ओ बी जो है वो ओ क्यू के बराबर हो गया। तो जो ये मैं और वाला लिखा था कि आइदर वी हैव टू प्रूव दिस और दिस, तो ये भी प्रूव हो जाता है कि जो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड हैं उनके जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं वो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं ना, तो इससे ये प्रूव हो गया। ओके, नाउ अब कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया वो लेट अस राइट इट डाउन। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज़ गिवन दैट, तो क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इट इज़ गिवन। सो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 में भी एक सर्कल दिया गया है। ओके, सो इस सर्कल में भी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो दोनों कॉर्ड जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो कॉर्ड को थोड़ा अलग से बन गया है गड़बड़ सा, आई विल ड्रॉ इट अगेन। सो ये टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो एक कॉर्ड ए बी हो गया, दूसरा कॉर्ड जो है वो पी क्यू हो गया। ओके, तो ये दोनों कॉर्ड्स हैं एक सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो एक जो लाइन है, इनके जो इंटरसेक्शन सेंटर को मान लो मैं सी मान लेता, इंटरसेक्शन को ओ मान लेता हूँ। तो ये जो सी ओ वाली लाइन बन रही है ना, एक मिनट, तो ये जो सी ओ वाली लाइन है ये इधर से और इधर से इक्वल एंगल बनाती, यही हमें प्रूव करना है, राइट। तो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल सी ओ ए will be equal to एंगल P या सी ओ पी, एंगल सी ओ पी, ये एंगल सी ओ पी एंगल सी ओ ए के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। सो इसमें भी अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उसकी जो सेंटर से, अभी हमने थ्योरम 9.5 पढ़ा था कि उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो इक्वल डिस्टेंस होगी। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, सी से जो परपेंडिकुलर होगा वही इसकी डिस्टेंस होगी। तो ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये सी एम हो गया और ये एन हो गया। ओके, सो इसमें क्या है कि सी एम और सी एन है ना, तो हमें ये दोनों ट्रेंगल लेना है। अगर ये दोनों ट्रेंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल कर देंगे, मतलब CPCT रूल के हिसाब से, राइट। तो इसमें भी हम ट्रेंगल OM में, तो ट्रेंगल COM, तो ट्रेंगल COM एंड ट्रेंगल CON, ये ना। नोट, लेटेस्ट टेक ट्रेंगल COM और CON। तो ये दोनों ट्रेंगल लिया। अब इन दोनों ट्रेंगल में आप जो है इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? CM विल बी इक्वल टू CN, क्यों? चूँकि थ्योरम 9.5 के इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। OC विल बी इक्वल टू द OC, चूँकि दिस इज द कॉमन, जैसे हमें अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही प्रूव करना RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करके। और एंगल CMO विल बी इक्वल टू एंगल CNO इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल है। ये क्या है? राइट एंगल। ओके, सो यूजिंग वही राइट RHS क्राइटेरिया जो होती है कॉन्ग्रुएंस का, RHS है ना, राइट ट्रेंगल में RHS क्राइटेरिया लगती है। तो दो राइट ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे RHS क्राइटेरिया में, मतलब एक राइट एंगल और एक हाइपोटेनस और एक साइड। तो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेंगल COM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल CON। तो ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, नाउ CPCT रूल। तो CPCT रूल है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल में कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो पहले ट्रेंगल में जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है? COM, राइट। COM जो एंगल है COM, तो एंगल COM, जैसे यहाँ पे COM लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया, तो वैसे यहाँ पे भी वही लिखना चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का वही मतलब ही होता है कि जो जिस सीक्वेंस में इधर लोगे वही सीक्वेंस यहाँ भी फॉलो होगा। तो यहाँ भी एंगल C बिना देखे भी आप लिख सकते हो CON। तो जैसे राइट ट्रेंगल की बात करें तो राइट ट्रेंगल क्या है? OMC, तो यहाँ पे OMC लिया, तो OMC, तो इधर भी ONC वही राइट एंगल आएगा। तो जो कोई भी एक सीक्वेंस लोगे हमेशा वो चीज़ें यहाँ पे बराबर होंगी। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी होती है। तो अब COM जो है वो CON के बराबर है। तो अगर COM एंगल की बात कर रहे हैं तो COM एंगल की बात करें या COA एंगल की बात करें, दोनों बात बराबर होगी, राइट। तो इससे ये लिख सकते हैं कि एंगल COA विल बी इक्वल टू द एंगल CO, यहाँ पे N की बात करें या किसकी? P की बात करें, राइट,
क्योंकि CON जो है CON की बात कर रहे हैं या COP, दोनों सेम ही एंगल की बात कर रहे हैं, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था, तो इससे ये प्रूव्ड हो जाता है। ओके, सो ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब अच्छा इसमें फिगर भी दिया गया, तो फिगर 9.2 में है ना, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। ओके, तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर है वो O है, तो इनका जो सेंटर है ये O हो गया, एंड ABC एंड D वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट, उसमें आगे दिया गया कि अच्छा इफ़ ए लाइन, अच्छा एक लाइन है वो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को है ना इंटरसेक्ट कर रही है 4 पॉइंट्स पे। तो एक पॉइंट A है, B, C और D, तो 4 पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के बराबर है ना। वी हैव टू प्रूव दैट AB विल बी इक्वल टू CD। सो AB इक्वल टू CD हमें प्रूव करना है इस फिगर में। सो इसमें भी हम सिंपल सी बात है, इसमें ये करते हैं कि इस सेंटर से, लाइन तो एक ही है, कॉमन लाइन है राइट दोनों सर्कल के लिए, तो इसके सेंटर से ये कॉर्ड हो गया, ये BC जो है कॉर्ड हो गया फॉर द स्मॉलर सर्कल। तो इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे राइट OA, तो ये M पे इसको मान लो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, लेटेस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर पूरा वर्ड लिखना है, हमने सिंपल बना दिया, मतलब सिंबल ही बना के रखा है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू लाइन, तो लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर मतलब OM, ड्रॉ परपेंडिकुलर OM फ्रॉम O टू लाइन, मतलब फ्रॉम O टू लाइन राइट। ओके, सो लाइन पे हमने ये OM का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो बाय थ्योरम 9.3, बाय थ्योरम 9.3 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी राइट। तो थ्योरम 9.3 से जो है वो BM विल बी इक्वल टू MC है ना। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड सिमिलरली जो AM है वो विल बी इक्वल टू DC राइट। तो ये इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो AM माइनस BM आ जाएगा और इधर DC माइनस MC आ जाएगा। तो AM ये पूरी डिस्टेंस हो गई राइट, और उसमें से हम BM यहाँ वाली डिस्टेंस माइनस कर दे रहे हैं, तो ये बची कितनी डिस्टेंस, AB ही बची राइट। तो AB यहाँ पे बची है, और यहाँ पे DC क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अच्छा DC, ओके DC मैंने कुछ गड़बड़ ले लिया राइट। AM विल बी इक्वल टू MD, दिस विल बी DM, ओके दिस विल बी DM, ओके आई हैव रिटन इट रॉन्ग। सो AM विल बी DM, सो ये हियर इट विल बी DC ओके DM माइनस MC, दिस विल बी DM राइट। तो DM क्या हो गया, DM ये पूरी लाइन हो गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब उसमें से MC मतलब यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर देना है, तो बचा कितना, CD बचा, तो ये CD हो गया। तो AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगा। ओके, यही हमें प्रूव करना था ऊपर राइट, यही तो प्रूव करना था AB इक्वल टू CD। ओके, सो दिस इज प्रूव्ड। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है वो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप
Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 मीटर drawn on a park। तो एक 5 मीटर का ये सर्कल है ना। तो इस 5 मीटर के सर्कल पे दो मतलब गर्ल्स हैं या 3 गर्ल्स हैं, वो सर्कल पे खड़ी होकर के एक गेम खेल रही हैं, है ना। 5 मीटर का ये रेडियस है। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू द सलमा। तो एक तरफ रेशमा है, फिर एक तरफ यहाँ पे सलमा है, फिर एक तरफ यहाँ पे सेंटर थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, सो आई विल जस्ट इरेज दिस वन। रेशमा, सलमा एंड दिस मनदीप। ओके, तो यहाँ पे मनदीप है। तो रेशमा ने बॉल थ्रो किया किसको? तो रेशमा सलमा को, सलमा मनदीप को, और मनदीप रेशमा को। इस तरीके से ट्रांजैक्शन मतलब ट्रायंगल बन रहा है। तो रेशमा जो है वो सलमा को बॉल दे रही है, सलमा जो है मनदीप को दे रही है, और मनदीप जो है वो रेशमा को दे रही है। ओके, तो इस तरीके से पॉसिबल है। नाउ 6 सेंटीमीटर जो है दोनों की, रेशमा सलमा और मनदीप की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर। ये यस इट इज गिवन 6 मीटर। ओके, तो दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 6 मीटर। और जो ये रेडियस है ये 5 मीटर की, तो रेडियस का पार्क मतलब वो दिया गया है। ओके, तो हमें जो है रणदीप और रणदीप नहीं, क्या नाम है, मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस जो है वो निकालनी है। सो वी हैव टू कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट हमें आर एम जो है इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो इसमें देखो, अगर आप सेंटर को इसके पहले यहाँ पे लेते, मान लो इसको यहाँ पे मनदीप और इसको लेते, तो सेंटर अगर बीच में आ जाता है इस ट्रायंगल के, तो ये इसको सेटिस्फाई ही नहीं करता, क्योंकि क्या है कि जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, तो वो मतलब वो ये जो कंडीशन दी गई है उसको सेटिस्फाई नहीं करते। तो जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई तभी करेगी जब वो मतलब सर्कल के हाफ पार्ट में ही हो, राइट, मतलब सेंटर से एक साइड में ही हो, अदरवाइज जो ये डिस्टेंस है वो नहीं आ पाएगी। तो अभी हम सेंटर जो है इसका ओ सेंटर मान लेते हैं। तो सेंटर से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या मान लेंगे, सी मान लेते हैं। ओके, सी परपेंडिकुलर ड्रॉ ओसी परपेंडिकुलर टू आर एम, राइट। तो आर एम क्या है, सर्कल का एक कॉर्ड है, ये इसका सेंटर है ना। तो ये आर सी जो है पर मतलब ओ सी जो है आर एम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो 9 पॉइंट थ्योरम आर सी जो है वो सी एम को बराबर होगा किससे, थ्योरम 9.3 थ्योरम, राइट, कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है वो। तो आर सी सी एम के बराबर होगा। तो अब हमें अगर आर सी हमें पता चल जाए, तो अगर आर सी अगर हमें पता चल जाएगा तो हम क्या कहते हैं, आर सी और सी एम बराबर होगा, तो आर सी सी एम बराबर, दोनों को ऐड कर देंगे तो आर एम के बराबर हो जाएगा, राइट। तो आर एम विल भी क्या होगा, आर एम जो होगा आर सी प्लस सी एम के ये बराबर होगा। ओके, सो यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो जैसे ये मान लो अब ये सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे है तो उसको मिलाएंगे, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। तो ये 5 मीटर हो गया और ये 6 मीटर हो गया, राइट। तो इसको भी आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे मिला देते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसी परपेंडिकुलर को आगे ड्रॉ करते करते एस से अटैच कर दिया, है ना। तो यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ओ से जो है ये 6 मीटर वाले पे हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, है ना। यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जिसको कि हम बोलते हैं ओ डी बोल देते हैं। ओके, सो ये ओ डी। तो यहाँ पे एक ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ डी फ्रॉम ओ टू आर एस। आर एस पे हमने एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, यहाँ पे ये क्या है, ये डी पॉइंट है। ओके, सो दिस इज डी पॉइंट। ओके, सो अब ट्रायंगल आर मतलब आर ओ डी ये लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो इसमें ये
परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ओके, सो इस केस में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें अगर यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर बचेगी, राइट। तो जो आर डी होगी यहाँ से, जो आर डी होगा वो 3 मीटर हो जाएगा, सेम थ्योरम 9.3 थ्योरम को यूज करके। ओके, सो यूजिंग पाइथागोरस, गोरस है था कि गोरस होता है, जस्ट यू सी इट, गोरस थ्योरम है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आर ओ का जो स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ओके, सो हमें ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आर डी 3 निकाला और आर ओ जो है वो रेडियस तो 5 दिया ही है, प्लस ओ डी का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से ओ डी का स्क्वायर जो है, ओ डी का जो स्क्वायर है वो 525 माइनस 9, तो ओ डी जो है, ओ डी का स्क्वायर 16। सो यहाँ से जो ओ डी है वो 4 मीटर आ जाएगा। ओके, सो मीटर यहाँ पे तो नहीं लगेगा, ऊपर जस्ट यहाँ पे लास्ट में यूनिट लिख देते हैं। तो ओ डी जो निकाला हमने वो कितना निकाला, ओ डी जो है वो 4 मीटर निकल गया। अब ओ डी अगर ये 4 मीटर हो गया तो मतलब दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर, राइट। तो ये 4 मीटर है, तो इस ट्रेंगल की एक एरिया लेते हैं। तो ट्रेंगल की एरिया क्या होती है ना, ट्रेंगल ओ आर एस मतलब ये पूरा एंगल। तो इसमें बेस और परपेंडिकुलर का बेस टर्म में एक ट्रेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, राइट। नाउ टेक ट्रेंगल ओ आर एस गोल वाला। ओके, तो ट्रेंगल ओ आर एस ट्रेंगल लिया है ना। नाउ टेक ट्रेंगल ओ आर एस, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ आर एस, ट्रेंगल ओ आर एस का जो एरिया लोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस क्या है 6 मीटर, जो कि बेस क्या है ये पूरा बेस हो जाएगा। ओके, और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हाफ इंटू 6 इंटू 4, तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर अगेन एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ आर एस, अब ओ आर एस ट्रेंगल की फिर से एरिया अगर आप देखोगे तो ये लाइन जो है हमने जो ड्रॉ किया था आर एम पे परपेंडिकुलर, इसी को जस्ट आगे एक्सटेंड करते गए तो जो पॉइंट आया मतलब वो एस से ही वही उसी को पॉइंट को अटैच किया है, राइट। तो मतलब कोई भी या तो अगर ये एंगल 90 तो ये भी एंगल, तो इसमें इसको पूरे को बेस मानेंगे और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आर सी को है वो एक्स मान लेते हैं, है ना। तो अगर इसको हम x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा, मतलब आर सी एक्स हो जाएगा तो सी एम भी x हो जाएगा। अगर इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा। तो आर सी को x मान लेंगे तो हमें ये बेस हो जाएगा और जो ये आर सी है x जो होगा ये उस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, या है ना। तो बेस हाफ इंटू बेस इंटू मतलब हाफ ऑफ ओ एस इंटू आर एस, आर सी जो होगा वो दूसरा एरिया हो जाएगा, है ना। हाफ ऑफ, तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 5 मीटर आ जाएगा उस केस में। 5 मीटर का मतलब क्या हो गया कि ओ एस जो ये ओ एस ये क्या है, ये क्या है, ये ओ एस हो जाएगा। ओके, ये जो 5 लिया ये ओ एस हो गया और जो आर सी लिया है वो आर सी आ गया। तो आर सी को हम एक्स भी मान सकते हैं या आर सी एज इट इज लिख भी सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लिया। तो ये ओ एस की डिस्टेंस है, राइट, ये 5 नहीं है, ये ओ एस की डिस्टेंस है 5। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, तो दोनों ही ओ आर एस की एरिया है तो आपस में बराबर भी होंगे, राइट। तो हाफ इंटू 6 इंटू 4 वैल्यू हाफ इंटू 5 इंटू आर सी। सो यहाँ से जो हाफ ये कैंसिल हो गया तो इधर 24 हो गया, 24/5 जो है वो आर सी आ गया। तो आर सी का जो डबल होगा, क्योंकि आर सी जो है वो किसके बराबर है, आर सी और सी एम जो है वो दोनों इक्वल हैं। तो आर सी का जो डबल होगा मतलब जो आर एम होगा वो आर सी का डबल होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। तो आर एम ही हमें निकालना था, तो आर एम जो होगा वो आर सी का डबल होगा। सो हमें आर एम क्या निकालना है, सो आर एम जो है
वो 2 टाइम्स ऑफ दी RC होगा। तो 2 इंटू 24 इंटू 5 जो है ये निकाल लिया, तो यहाँ से 48/5 आ जाएगा, ये मीटर में हो गया। तो RM ही हमें निकालना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 48/5 मीटर हो गया। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, राइट। तो एक सर्कुलर पार्क है जो कि एक कॉलोनी में सिचुएटेड है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन इज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हर एक फ़ोन के स्ट्रिंग की मतलब लेंथ को हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि एक सर्कुलर जो है सर्कुलर पार्क दिया गया है 20 मीटर रेडियस का, है ना। और इस पे 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। तो अंकुर और सैयद और डेविड बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मान लो अंकुर बैठे हुए हैं, एक जगह पे सैयद बैठे हुए हैं और दूसरी जगह पे डेविड भाई साहब बैठे हुए हैं। और इन तीनों के पास जो है सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तो ये इक्वल डिस्टेंस भी बैठे हुए हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा, राइट। तो गिवन दैट AS will be equal to SD will be equal to AD। ओके, सो ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो ईच हमें AS SD या AD यही तीनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, और तीनों आपस में बराबर होंगे तो वो इक्वल भी होंगे। ओके, सो हमें यही निकालना था। सो यहाँ पे हमें आइदर AS आइदर SD और AD इसमें से कोई भी एक डिस्टेंस निकालनी है। सो बेसिकली ये क्या है कि अगर AS SD और AD जो कि इक्वल डिस्टेंस दिया है, तो मतलब ये ट्रायंगल जो है दैट इज ट्रायंगल ASD जो है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट। तो हमें यहाँ पे पहले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो ASD इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, राइट। फिर ईच इंटीरियर एंगल विल बी 60 डिग्री। तो जैसे कि यहाँ पे तीनों की साइड बराबर है और ये एंगल और ये एंगल, ये जो तीनों एंगल बन रहे हैं ये 60 डिग्री के होंगे, राइट। दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, सिमिलरली दिस एंड दिस, एंगल S एंड एंगल D, दिस 3 विल बी इक्वल टू द 60 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है इसमें जो एल्टीट्यूड होता है, तो एल्टीट्यूड और मीडियन जो होता है और एंगल बाइसेक्टर जो होता है, ये तीनों की तीनों सेम लाइन होती हैं। तो इसमें जो होता है एक एल्टीट्यूड है ना, तो इसमें एक आता है एल्टीट्यूड की बात करें या मीडियन की बात करें, है ना, या तो मीडियन की बात करें या एंगल बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर की बात करें। तो एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि हाइट। तो जैसे ये कोई ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में किसी एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किए, तो ये एक एल्टीट्यूड हो गया। मीडियन मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड के, ट्रायंगल में वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड होती है, मान लो ये वर्टेक्स लिया तो इसके अपोजिट ये वर्टेक्स लिया तो इसके अपोजिट ये लिया तो इसके अपोजिट ये, तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होता है वो मिलाने वाली लाइन जो होती है वो मीडियन होती है। तो ये मीडियन हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो एल्टीट्यूड हो गया। और एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर ये एक ट्रायंगल हो गया तो इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है, तो इसको एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है
है ना, ये तीनों की तीनों लाइन सेम होती है। तो एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर आर द सेम लाइन। ओके, तो ये सेम लाइन होती है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। फिर जो होता है इसमें देन फोर्थ प्रॉपर्टी होता है कि जो इसमें मीडियन का इंटरसेक्शन, सो यहाँ पे अगर हम बोलें तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन या इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो मीडियन का इंटरसेक्शन या एंगल का बाइसेक्टर, 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे, 3 मीडियन होंगे, ये तो आपको सबको पता ही होगा। तो अगर मीडियन का इंटरसेक्शन, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन या एल्टीट्यूड का और एल्टीट्यूड्स, तो जैसे यहाँ पे एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर 3 चीज़ें पढ़ा, तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो भी सेम ही होगा। ओके, तो वो जो मतलब जो सेंट्रॉयड होता है वो उससे कॉन्साइड करेंगे। तो ट्रायंगल के सेंट्रॉयड से वो कॉन्साइड करेंगे। तो मीडियन का इंटरसेक्शन या एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट और या एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो उसके सर्कल के सेंटर से कॉन्साइड करेगा। तो ये मान लो मतलब बेसिकली इसके सेंट्रॉयड, ट्रायंगल के सेंट्रॉयड से कॉन्साइड करेगा। तो जैसे ये मान सर्कल का सेंटर हो गया, तो सर्कल का सेंटर हमने ओ मान लिया। तो ओ से अब हम यहाँ पे ओ से पास होता हुआ एक परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ओ से पास होता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ओ से पास हो रहा है तो मतलब जो ये परपेंडिकुलर है, मतलब एक तरीके से सेंटर से, सर्कल के सेंटर से उसके एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, राइट। तो यहाँ पे ये जो है, अगर ये इस पॉइंट को हम m मान लेंगे तो जो SM होगा वो MD के बराबर होगा, है ना, थ्योरम 9.3 को यूज करके, है ना। तो सिमिलरली एक और, तो ये वाली जो लाइन है वो इसकी एंगल बाइसेक्टर भी होगी। तो दूसरा अगर S पॉइंट से O से पास होता हुआ दूसरा हम एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो लाइन होगी वो इस वाले कॉर्ड AD को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। बट हमें क्या है, हमें तो कोई एक साइड पता चल जाए तो हम उससे निकाल सकते हैं। तो ये मतलब चाहे एल्टीट्यूड हो या मीडियन हो, ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, राइट। तो AS जो होगा, तो यहाँ पे S M हो गया तो इसको N मान लेते हैं, राइट। तो SN विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल S इन ट्रायंगल ASD, है ना। क्यों? बाई प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो SN वाली जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। तो ये एंगल, अगर ये पूरा का पूरा एंगल 60 था तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ओके, सो नाउ जब हम यहाँ पे ये जो सेंट्रॉयड है तो ये ट्रायंगल SOM ले लेते हैं। ट्रायंगल SOM में ये वाली डिस्टेंस हमें, ये वाली डिस्टेंस तो इस पार्क की जो डिस्टेंस है वही हो जाएगी, तो ये 20 मीटर हो जाएगी, राइट। और यहाँ से ये डिस्टेंस हमें निकालनी है और ये एंगल पता है। तो ये ट्रायंगल OMS ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये राइट ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ये राइट ट्रायंगल है ना। तो राइट ट्रायंगल में जो sin 30 का जो फॉर्मूला होता है, sin 30 का फॉर्मूला मतलब sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है, राइट। तो sin 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, इसका क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो OM डिवाइडेड बाय OS, तो OM डिवाइडेड बाय OS, है ना। और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो OM जो है वो हमें निकालना था, OS जो है वो 20 है। ओके, सो OM विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2। तो OM यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब 10 मीटर।
तो OM की जो वैल्यू है वो 10 मीटर आ गई। ओके, सो OM यहाँ से ये निकल गया। तो आप फिगर में देखोगे तो OM की जो वैल्यू है ये 10 मीटर हो गई। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम, चूँकि राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये वाली साइड पता चल जाएगी और इसका डबल कर देंगे तो पूरी साइड पता चल जाएगी। तो नाउ ट्रायंगल OMS, इन ट्रायंगल OMS यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में OS जो है, OS का स्क्वायर विल बी OM का स्क्वायर प्लस तीसरा क्या होता है SM का स्क्वायर, राइट। तो प्लस SM का स्क्वायर, तो हमें OS कितना है 20 है, तो इसका 20 का स्क्वायर, OM अभी हमने निकाला 10 है तो इसका स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। तो SM का स्क्वायर, SM हमें निकालना है तो इसको इधर ले लिया, तो ये 400 हो गया और इसका 100 हो गया। ओके, चूँकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 और इधर जाएगा तो 400, इसका तो 400, तो 400 में से 100, सो 400 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 300, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू 300। तो SM विल बी 300 का SM विल बी अंडर रूट ऑफ दी 300। तो इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 100 इंटू 3। तो 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है वो कितना होता है 10 होता है। तो SM विल बी 10 इंटू रूट 3। तो ये SM की वैल्यू हो गई। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है SD की। तो SD विल बी डबल ऑफ दी SM, है ना, ये तो हमें पता है सर्कल की प्रॉपर्टी से। तो SD जो होगा, नाउ SD विल बी डबल ऑफ SM, है ना। तो यहाँ से 2 इंटू 10 इंटू रूट 3 विल बी 20 इंटू रूट 3। तो SD जो है वो 20 इंटू रूट 3। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक साइड पता चल रही हो, तो इसी के बराबर तो ये ट्रायंगल बन रहा था, ट्रायंगल यहाँ से ASD, है ना, ये तीनों ट्रायंगल। तो SD हमने निकाल लिया है। तो AS AD मतलब AS SD और AD ये तीनों इक्वल लेंथ के होंगे, चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे थे, इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग थी। तो ये AS, है ना, एक मिनट, AS विल बी इक्वल टू SD विल बी इक्वल टू AD विल बी इक्वल टू 20 इंटू रूट 3। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच टेलीफोन वायर इज 20 इंटू रूट 3 मीटर। ओके, तो यूनिट लिखना कंपलसरी होता है, एग्जाम में आपको यूनिट तो लिखना ही है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो अभी नेक्स्ट में क्या है, हाँ, तो वी हैव डिस्कस्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अभी ना आगे जो है 9.4 का